नमस्कार, मेरा नाम सेवाराम खत्री है। आज हम कक्षा एकादशी वाणिज्य के लेखाशास्त्र विषय, जिसको इंग्लिश में अकाउंट, उस विषय के ऊपर हम बात करने वाले हैं। लेखाशास्त्र वाणिज्य के विद्यार्थियों का एक प्रमुख विषय के रूप में है। कक्षा एकादशी में लेखाशास्त्र की 2 पुस्तकें हैं, भाग 1 और भाग 2। पुस्तक का नाम वित्तीय लेखांकन है। भाग 1 में 8 अध्याय है और भाग 2 में 5 अध्याय है। भाग 1 का पहले अध्याय का नाम है लेखांकन एक परिचय, मतलब अकाउंट का एक सामान्य परिचय। तो लेखांकन किससे कहते हैं, इसको समझने से पहले हमको ये समझना है कि लेखाकार जो होता है, जिसको हम लेखापाल भी कहते हैं, जो हिसाब किताब रखता है, जितने भी व्यावसायिक संगठन होते हैं या अन्य किसी भी प्रकार के संगठन होते हैं, उनका हिसाब किताब रखने का जो काम करता है, उसको हम लेखापाल कहते हैं। प्राचीन समय में व्यावसायिक संगठनों के हिसाब किताब रखने का काम लेखापाल करते थे। प्राचीन समय में लेखापाल की भूमिका सीमित हुआ करती थी। आज वर्तमान का टेक्निकल युग है और इस टेक्निकल युग में लेखापाल की भूमिका बहुत ज़्यादा विस्तृत हो गई है, क्योंकि इंटरनेट का विकास होने के कारण ई कॉमर्स वर्तमान में ज़्यादा प्रचलित है। इंटरनेट के माध्यम से व्यापार, इंटरनेट के माध्यम से और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, तो वहाँ पर कई प्रकार की लेखापाल की भूमिकाएं बढ़ जाती है। लेखापाल को बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। केवल हिसाब किताब रखना, रिकॉर्ड रखना और वर्ष के अंत में परिणाम प्रस्तुत कर देना, इतनी ही भूमिका वर्तमान समय में नहीं है। तो लेखापाल की भूमिका को देखते हुए और लेखांकन को विस्तृत रूप से समझना बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हम और एक लेखांकन की एक परिभाषा है, जो परिभाषा 1941 में और AICPA नाम की संस्था ने दी है, जिसका पूरा नाम अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड पब्लिक और अकाउंटेंट्स। इस संस्था ने जो परिभाषा दी है, लेखांकन का संबंध उन लेन देनों एवं घटनाओं से है जो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से वित्तीय प्रकृति के होते हैं। मतलब कि जिसको आप मुद्रा में मापन कर सकते हैं, ऐसे लेन देनों का ही लेखा होता है। दूसरा है मुद्रा के रूप में प्रभावशाली ढंग से लिखना, वर्गीकृत करना, संक्षेप में व्यक्त करना एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करने की कला से है। मतलब कि लेखांकन, एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेखांकन के 3 चरण हैं। पहला चरण है लेखांकन, अपने जो पुस्तकें होती है लेखांकन की, उसमें रिकॉर्ड रखना, 365 दिनों का, 1 साल का रिकॉर्ड रखना। मतलब कि व्यवसाय में जो जो लेन देन होते हैं, उन लेन देनों को लिखने की जो प्रक्रिया होती है, वो प्रारंभिक अवस्था है। दूसरी अवस्था है वर्गीकरण। दूसरा जो चरण है वो वर्गीकरण, जिसमें एक लेखांकन की पुस्तक है जिसका नाम है लेजर, जिसको हम हिंदी में खाता बही कहते हैं। और उस खाता बही के अंदर और अलग अलग खातों में उसका वर्गीकरण करना, ये लेखांकन का दूसरा चरण है। तीसरा जो चरण है संक्षेप में व्यक्त करना एवं उनके परिणामों की विश्लेषणात्मक व्याख्या करना। मतलब कि वर्ष के अंत में सारांश के रूप में, निष्कर्ष के रूप में और अंतिम खाते तैयार करना। और अंतिम खाते तैयार करने का मतलब है व्यवसाय ने क्या परिणाम प्राप्त किया, मतलब कि कितना लाभ हुआ, कितनी हानि हुई, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, ये जानने का जो सबसे अंत में जो संक्षिप्तीकरण जिसको हम कहते हैं, ये सबसे अंत में जानने की प्रक्रिया होती है। तो कहने का मतलब लेखांकन 3 भागों में बटा हुआ है। लेखांकन के 3 चरण हैं। सबसे पहला चरण वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन होते हैं व्यवसाय के अंदर, उन लेन देनों को अपने लेखांकन की जो प्रारंभिक पुस्तक जिसका नाम है जर्नल, क्या नाम है, जर्नल, जिसको हिंदी में रोज नामचा कहते हैं। और इस रोज नामचे के अंदर, या अगर जर्नल के स्थान पर सहायक बहियों का प्रयोग किया जाता है, सब्सिडरी बुक्स का प्रयोग किया जाता है,
तो उसमें अलग अलग प्रकार की 8 प्रकार की सब्सिडरी बुक्स होती है, उसमें उसका लेखा करना ये प्रारंभिक स्टेप है। वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करना, उन लेन देनों का लेखा करने के लिए जिस पुस्तक का प्रयोग किया जाता है उसको हम जर्नल या सहायक विया कहते हैं। उसके बाद जैसे हमने कहा लेजर के बारे में, तो लेजर एक तरह की प्रमुख लेखांकन की पुस्तक है जिसके अंदर उसका वर्गीकरण किया जाता है। जैसे कि क्रय से संबंधित जानकारी आपको क्रय खाते के माध्यम से मिलेगी, विक्रय से संबंधित जानकारी विक्रय खाते के माध्यम से मिलेगी, किसी भी प्रकार के खर्च हुए हैं तो उन खर्च की जानकारी खर्च के खातों के माध्यम से मिलेगी। तो ऐसे वर्गीकरण। और तीसरा है लाभ हानि का पता लगाना, अंतिम खाते तैयार करना वर्ष के अंत में। तो इस प्रकार से लेखांकन को और AICTE ने और इस प्रकार से इसको परिभाषित किया है। ऐसे और भी संस्थाएं हैं जिन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी है। 1966 में AAA नाम की संस्था ने परिभाषा दी है। 1970 में अकाउंटिंग प्रिंसिपल बोर्ड ऑफ AICPA इसने भी एक परिभाषा दी है। ऐसे अलग अलग परिभाषाएं के माध्यम से लेखांकन को समझाने का प्रयत्न किया गया है। अभी हम लेखांकन को विस्तृत रूप से समझने के लिए, उसकी प्रकृति को समझने के लिए उसके अलग अलग पहलुओं के ऊपर हम बात करेंगे। तो उन पहलुओं को हमने अलग अलग भागों में बांटा है, जैसे कि आर्थिक घटनाएं, उनकी पहचान, उनका मापन, उनका अभिलेखन, उनका संप्रेषण, संगठन और सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता। ये 4 भागों में लेखांकन की प्रकृति को समझने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले है आर्थिक घटनाएं। अब व्यवसाय के अंदर कई प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन उन घटनाओं में से हमको किस प्रकार की घटनाओं को ध्यान में लेना है? आर्थिक घटनाओं को, गैर आर्थिक घटनाओं को नहीं। मतलब कि आर्थिक प्रकृति के, वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन होते हैं उन लेन देनों को ही हम अपने व्यवसाय के अंदर उसका हम लेखा करते हैं। जैसे कि माल खरीदा, माल बेचा, गाड़ी भाड़ा चुकाया, वेतन चुकाया, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो वित्तीय प्रकृति के जो लेन देन होते हैं, जिसमें आप कोई भी चीज़ खरीदते हैं या कोई भी चीज़ बेचते हैं तो उसके बदले में मुद्रा के रूप में धनराशि का उपयोग किया जाता है। तो ऐसे लेन देनों को हम आर्थिक घटनाएं कहते हैं, आर्थिक लेन देन कहते हैं। तो लेखांकन किसका होता है? आर्थिक घटनाओं का होता है। दूसरी बात है कि ऐसे आर्थिक लेन देनों की पहचान करना। जब तक हम ये लेन देन आर्थिक है या गैर आर्थिक है, इसकी जब तक हम पहचान नहीं करेंगे तब तक हम उसका अभिलेखन नहीं कर पाएंगे। तो अभिलेखन करने से पहले उसकी पहचान करनी पड़ेगी, उसका मापन करना पड़ेगा। मापन का मतलब मुद्रा में मापन, कि ये लेन देन कितने रुपये का है, 10 रुपये का है, 1000 रुपये का है, 10,000 का है। मतलब कि उसको मुद्रा में उसको अभिव्यक्त करना पड़ेगा। पहले आर्थिक लेन देनों की पहचान करना और उस आर्थिक लेन देन की पहचान करने के बाद उसका मुद्रा में मापन करना। मुद्रा में मापन करने के बाद ही उसका क्या होता है? अभिलेखन होता है। मतलब कि जर्नल जो हमारी पुस्तक है प्रमुख, उस जर्नल के अंदर उसका अभिलेखन किया जाता है, लेखा जोखा रखना। और संप्रेषण का मतलब कि लेखांकन से संबंधित जो भी सूचनाएं होती है उन सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचनाएं प्राप्त करना और उन सूचनाओं का अभिलेखन करना और आगे उन सूचनाओं को पहुंचाना। तो संप्रेषण का मतलब है अलग अलग प्रकार की लेखांकन से संबंधित सूचनाओं को प्राप्त करना और उनको प्रेषित करना। इसके बाद है संगठन। लेखांकन कौन करता है? तो लेखांकन व्यावसायिक संस्थाएं करती है, राजनीतिक संस्थाएं करती है, धार्मिक संस्थाएं करती है। मतलब जहाँ जहाँ वित्तीय प्रकृति के लेन देन होते हैं वहाँ क्या होता है? लेखांकन होता है। तो एक संगठन के द्वारा लेखा किया जाता है। जैसे स्कूल है, शिक्षण संस्थान है, चिकित्सालय है, तो उनके द्वारा भी वित्तीय प्रकृति के लेन देन किए जाते हैं, वो भी एक प्रकार का संगठन है। तो संगठनों के द्वारा अपने पूरे 1 साल का लेखा जोखा रखने के लिए 1 साल में कितना लाभ कमाया, कितनी हानि हुई, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए संगठन के द्वारा लेखापाल के माध्यम से लेखा किया जाता है। और अंतिम बिंदु है सूचना से संबंधित उपयोगकर्ता। अपने लेखांकन से जुड़े हुए सूचना के उपयोगकर्ता को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, आंतरिक उपयोगकर्ता और बाह्य उपयोगकर्ता। आंतरिक उपयोगकर्ता किसे कहते हैं? तो एक संगठन के अंदर काम करने वाले जो अधिकारी होते हैं, प्रबंधक होते हैं, चाहे उत्पादन प्रबंधक हो, चाहे वित्त प्रबंधक हो,
तो जितने भी मैनेजर लोग होते हैं, चाहे उच्च स्तर के अधिकारी हो चाहे मध्य स्तर के अधिकारी हो, मतलब एक कंपनी में काम करने वाले जितने भी लोग हैं वो सारे कौन है? आंतरिक उपयोगकर्ता। उनके लिए भी ये सारी वित्तीय सूचनाएं उपयोगी होती है। और दूसरे उपयोगकर्ता कौन से होते हैं? बाह्य उपयोगकर्ताओं में जैसे कि अपने व्यवसाय के अंदर निवेश करने वाले निवेशक होते हैं, अपने व्यवसाय को ऋण देने वाले ऋणदाता होते हैं, अपने व्यवसाय को माल की आपूर्ति करने वाले आपूर्तिकर्ता होते हैं, अपने व्यवसाय का माल खरीदने वाले ग्राहक होते हैं, अपने व्यवसाय से टैक्स वसूल करने वाली सरकार होती है, ग्राहक समाज है। ऐसे अनेकों वर्ग जो एक व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ये सारे बाह्य उपयोगकर्ता कहलाते हैं। तो इनको भी हमको क्या करना पड़ता है? अपने व्यवसाय से संबंधित सूचनाओं को उनको आदान प्रदान करना पड़ता है। तो इस प्रकार से लेखांकन की प्रकृति को इन अलग अलग पहलुओं के माध्यम से हमने समझा।